हेलो गाइज, वेलकम बैक। एप्लीकेशंस ऑफ डायमेंशंस के अंदर हमने दो एप्लीकेशंस को स्टडी किया है, जिसमें से पहले हमने प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी पे स्टडी किया था, जिसके अंदर हमने जाना कि हम सेम फिजिकल क्वांटिटी को ही ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। इसके बाद में हमने सेकेंड एप्लीकेशंस के अंदर कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स के बारे में जाना, जिसके अंदर हमने इस बात पे चर्चा की कि एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में यूनिट को किस तरह से कन्वर्ट किया जा सकता है। आज जो हमारे पास थर्ड एप्लीकेशन है, ये है टू ड्राइव रिलेशनशिप बिटवीन फिजिकल क्वांटिटी। एक फिजिकल क्वांटिटी का अनोदर फिजिकल क्वांटिटी के साथ क्या रिलेशन है, या फिर एक फिजिकल क्वांटिटी अनोदर फिजिकल क्वांटिटी पे किस तरह से डिपेंड करती है, इसके बारे में हम क्या करते हैं, पता लगाते हैं। इसको प्रोडक्टिव टाइप भी बोलते हैं। ठीक है, हमें जो है वो कुछ इसके अंदर ए बी एंड सी, सपोज दैट ये तीन फिजिकल क्वांटिटी दी गई है, और हमसे पूछने वाले ने पूछ लिया कि ए का जो है वो अनोदर टू फिजिकल क्वांटिटी जो बी और सी है, इनके साथ क्या रिलेशन है। तो ये रिलेशन हम फाइंड करने के लिए कुछ स्टेप फॉलो करते हैं। पहले स्टेप के अंदर हम जिसके लिए रिलेशन फाइंड करना है उसको क्या करते हैं, लेफ्ट साइड रखते हैं, प्रोपोर्शनल का साइन लगाते हैं, और राइट साइड जिनके साथ हमें रिलेशन फाइंड करना है, जिनके साथ हमें रिलेशन फाइंड आउट करना है, उनको क्या करते हैं, हम राइट साइड रखते हैं, बी सी। और जो राइट साइड जो फिजिकल क्वांटिटी रखी जाती है, उनके ऊपर हम क्या कर देते हैं, अननोन पावर लगा देते हैं। ठीक है, अब सेकेंड स्टेप के अंदर हम क्या करते हैं, इसमें प्रोपोर्शनल का साइन हटाते हैं। और जब भी हम प्रोपोर्शनल का साइन हटाने के लिए जाते हैं तो हमें एक कांस्टेंट की जरूरत होती है। ठीक है, यहाँ पर जो कांस्टेंट यूज किया जाता है वो डायमेंशनलेस कांस्टेंट होता है। कैसा कांस्टेंट होता है, डायमेंशनलेस। थर्ड स्टेप के अंदर हम LHS और RHS की क्या लिखते थे, फिजिकल क्वांटिटी की डायमेंशन लिखते हैं। हमारे पास कांस्टेंट तो डायमेंशनलेस है, तो उसकी डायमेंशन लिखने का कोई मतलब नहीं होता। ठीक है, और फोर्थ स्टेप के अंदर हम जो डायमेंशन की पावर होती है उनको LHS और RHS की पावर को क्या कर देते हैं, कंपेयर कर देते हैं, और उससे हमारे पास में कुछ इक्वेशंस आ जाती है। ठीक है, और उन इक्वेशन को हम क्या कर लेते हैं, सोल्व कर लेते हैं। यही मेथड, यही स्टेप हमें फॉलो करने होते हैं। तो चलो इनको क्वेश्चन में अप्लाई करके देखते हैं और पता करते हैं इस मेथड को कि ये किस तरह से काम आता है। टाइम ऑफ ए सिंपल पेंडुलम depends on its length and acceleration due to gravity. Find an expression for time period. हमें तीन फिजिकल क्वांटिटी दी गई है, कौन कौन सी, एक तो टाइम दिया गया है, दूसरा सिंपल पेंडुलम की लेंथ दी गई है, और थर्ड वन जो है वो दी गई है एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जिसको हम जी से डिनोट करते हैं, स्मॉल जी से। ठीक है, और हमसे पूछा है कि ये जो टाइम पीरियड है, ये सिंपल पेंडुलम की लेंथ और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, उस पर किस तरह से डिपेंड करता है, इसके बारे में पूछा है। या फिर मैं ये कह दूं कि टाइम पीरियड का लेंथ और एक्सेलरेशन के साथ में क्या रिलेशन है, ये हमें फाइंड करना है। ठीक है, तो हमने देखा था, हमारी पहली स्टेप जो थी वो ये थी कि हम जिसका रिलेशन फाइंड करना है उसको लेफ्ट साइड रखते हैं, प्रोपोर्शनल का साइन लगाते हैं, और राइट साइड जिनके साथ हमें रिलेशन फाइंड आउट करना है उनको रख देते हैं, और उनके ऊपर क्या करते हैं, अननोन पावर लगा देते हैं। सेकेंड स्टेप के अंदर हम प्रोपोर्शनल का साइन हटाते हैं, और उसके लिए क्या करते हैं, एक डायमेंशनलेस कांस्टेंट लेते हैं प्रोपोर्शनल का साइन हटाने के लिए, ये लीजिए। थर्ड स्टेप के अंदर हमने देखा था कि हम क्या करते हैं, इनकी डायमेंशन को लिखते हैं। तो टाइम की डायमेंशन क्या होगी, m की पावर 0, l की पावर 0, t की पावर 1 इक्वल्स टू कांस्टेंट जो है वो है हमारे पास डायमेंशनलेस है, तो इसकी डायमेंशन लिखने की हमें कोई जरूरत नहीं है।
लेंथ की डायमेंशन क्या होगी, m की पावर 0, l की पावर 1, t की पावर 0। ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन की डायमेंशन हमने प्रीवियस के लेक्चर में निकालना सीखी है, जो आती है m की पावर 0, l की पावर 1 एंड t की पावर -2 और इनके ऊपर अननोन पावर। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर ये मल्टीप्लाई में कौन कौन, लेंथ और एक्सीलरेशन, और इनके बेस के अंदर, जो बेस मल्टीप्लाई के अंदर है और बेस सेम होता है तो पावर का क्या होता है, एडिशन होता है, तो हम इनका मल्टीप्लाई कर देते हैं। इस साइड देखो m की पावर 0 है, इस साइड भी m की पावर 0 है, तो ये तो m की पावर 0 ही आ गई। इस साइड l की पावर 1 है, होल पावर a है, तो a आ गई। इस साइड l की पावर क्या है, b है, तो बेस सेम है, तो l के अंदर क्या हो जाएगा, पावर का एडिशन हो जाएगा। इस साइड t की पावर 0 है और इस साइड t की पावर -2 है, तो ये होगी t की पावर -2 भी। ये लीजिए m की पावर 0, l की पावर 0, t की पावर 1। फोर्थ स्टेप के अंदर हमें क्या करना था, इन पावर को कंपेयर करना था, तो हम इन पावर्स को RHS और LHS की पावर को क्या कर देते हैं, कंपेयर कर देते हैं। हम मास की पावर देखते हैं, दोनों साइड मास की पावर 0 0 है, तो ये तो कोई काम की नहीं है। फिर लेंथ की पावर देखते हैं, लेंथ की पावर लेफ्ट साइड 0 है और राइट साइड जो है वो है a प्लस बी, यानी कि a प्लस बी इक्वल्स टू आ गया मेरे पास में 0। ये आ गई मेरी इक्वेशन नंबर 5। फिर हम टाइम की पावर देखते हैं, इस साइड टाइम की पावर 1 है और RHS साइड जो है वो टाइम की पावर कितनी है, -2 है, तो -2 भी इक्वल्स टू आ गया मेरे पास में 1। इक्वेशन नंबर सेकंड, फर्स्ट और सेकंड से मैं a और b की क्या कर लेता हूँ, वैल्यू फाइंड आउट कर लेता हूँ। यहाँ से मेरे पास में b की वैल्यू आई -1/2 और इसको मैंने इक्वेशन नंबर फर्स्ट में डाला तो मेरे पास में a की वैल्यू आ गई 1/2। ठीक है, और इसको मैं स्टेप सेकंड के अंदर क्या कर देता हूँ, इन वैल्यू को रख देता हूँ, तो मेरे पास में t इक्वल्स टू आ गया कि l की पावर हाफ g की पावर -1/2, या फिर इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है कि l की पावर 1/2 डिवाइड बाई g की पावर 1/2, या फिर इसको ऐसे लिख दो √L/g। ये हमें रिलेशन मिलता है। हम एसएचएम के अंदर जानेंगे कि ये जो सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड होता है वो एक्चुअली में हमारे पास आता है t इक्वल्स टू 2π√L/g। लेकिन यहाँ पर हमें कांस्टेंट की वैल्यू निकालने के लिए कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी गई होती है। हम सिर्फ इसमें क्या कर सकते हैं, इसको एक अननोन कांस्टेंट मानते हैं, जो हमारे पास क्या होता है, डायमेंशनलेस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टाइम वेलोसिटी एंड एंगुलर मोमेंटम। हमें टाइम वेलोसिटी एंड एंगुलर मोमेंटम दिया गया। टाइम वेलोसिटी एंड एंगुलर मोमेंटम आर चूजन एज फंडामेंटल क्वांटिटीज इंस्टेंट ऑफ मास लेंथ एंड टाइम। इन्होंने कहा है कि आपको टाइम, वेलोसिटी और एंगुलर मोमेंटम को एज ए फंडामेंटल क्वांटिटी यूज करना है। जिस तरह से हमने 7 बेस क्वांटिटी देखी थी, जिसमें थी लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिकल करंट, ल्यूमिनस इंटेंसिटी एंड सब्सटेंस ऑफ मैटर, उस तरह से हमें क्या करना है, टाइम, वेलोसिटी और एंगुलर मोमेंटम को फंडामेंटल क्वांटिटी की तरह यूज करना है। और इन्होंने पूछा है कि इन टर्म्स ऑफ दीज द डायमेंशन ऑफ मास वुड बी। इन्होंने कहा है कि अगर ये तीन क्वांटिटी अगर फंडामेंटल क्वांटिटी होती तो हमारे पास जो मास की डायमेंशन है वो क्या होती। हमारे पास कुल मिला के कुछ नहीं, 4 क्वांटिटी दी गई है, जिसमें से मास है, टाइम है, वेलोसिटी है और एंगुलर मोमेंटम है। हमें मास का रिलेशन फाइंड आउट करना है इन तीन फिजिकल क्वांटिटी के साथ में, कौन कौन सी, टाइम, वेलोसिटी एंड एंगुलर मोमेंटम। हमें इनकी डायमेंशन पता है, तो पहले स्टेप में तो हम इनका क्या करते हैं, रिलेशन लिखते हैं। मास प्रोपोर्शनल किसके, टी की पावर ए, सी की पावर बी और एंगुलर मोमेंटम की पावर सी। सेकेंड स्टेप के अंदर क्या करते हैं, हम प्रोपोर्शनल का साइन हटाते हैं,
उसके लिए कांस्टेंट लिखते हैं डायमेंशनलेस। ठीक है। अब थर्ड स्टेप के अंदर हम क्या करते हैं, इनकी डायमेंशन लिखते हैं। मास की डायमेंशन क्या होगी, m की पावर 1, l की पावर 0, t की पावर 0। ठीक है। कांस्टेंट तो डायमेंशनलेस है। टाइम की पावर जो है वो आएगी m की पावर 0, l की पावर 0, t की पावर 1 होल पावर a। वेलोसिटी की डायमेंशन जो है वो होती है m की पावर 0, l की पावर 1, t की पावर -1 होल पावर b। एंगुलर मोमेंटम की डायमेंशन होती है m की पावर 1, l की पावर 2, t की पावर -1 पावर c। ठीक है। अब क्या है, ये मल्टीप्लाई में जिन जिन का बेस सेम है उनकी पावर को ऐड कर देते हैं। हम सबसे पहले मास का देखते हैं। मास का इसमें क्या है, पावर 0 है, यहाँ भी पावर 0 है, लेकिन यहाँ पावर कितनी है 1, तो मास की पावर क्या आ गई c। यहाँ पर l की पावर 0 है, यहाँ पर l की पावर 1 है, तो होल पावर b है, 1 के साथ मल्टीप्लाई होके b आ जाएगी। और यहाँ पर l की पावर 2 है, होल पावर c है, तो ये 2c आ जाएगी। तो ये आ गई l की पावर b प्लस 2c। यहाँ पर t की पावर a माइनस b एंड माइनस c किसके इक्वल है, m की पावर 1, l की पावर 0, t की पावर 0 की। ठीक है। अब हम क्या करते हैं, फोर्थ स्टेप के अंदर पावर को कंपेयर कर देते हैं। मास की पावर को कंपेयर किया तो मेरे पास में c इक्वल्स टू 1 आ गया, इक्वेशन नंबर 10। उसके बाद मैं लेंथ की पावर को कंपेयर करता हूं तो मेरे पास में b प्लस 2c इक्वल्स टू आ गया 0, क्योंकि LHS साइड जो है वो मेरे पास में लेंथ की पावर क्या है 0 है। यहाँ पर c की वैल्यू रखी तो मेरे पास में b इक्वल्स टू आ गया -2, इक्वेशन नंबर 2। ठीक है। थर्ड इक्वेशन के अंदर टाइम की पावर को कंपेयर करते हैं तो मेरे पास में है a माइनस बी माइनस सी इक्वल्स टू 0। ये इक्वेशन नंबर 3 है। इसके अंदर b और c की वैल्यू रख देता हूँ तो मेरे पास में a की वैल्यू कितनी आएगी, a प्लस 2b माइनस 1 इक्वल्स टू 0, तो a इक्वल्स टू -1। मेरे पास में c, b और a की वैल्यू आ गई। तो मेरे को तो मास की क्या बतानी है, डायमेंशन बतानी है। तो मास की डायमेंशन क्या आएगी मेरे पास में, टी की पावर क्या लिखी थी हमने, a लिखी थी, a की वैल्यू कितनी है ये -1। उसके बाद में वेलोसिटी की पावर क्या है b है, b की वैल्यू कितनी है ये -2। इसके बाद में एंगुलर मोमेंटम की पावर है c और c की वैल्यू कितनी है 1। ये रिलेशन आया हमारे पास में, जो कौन सा ऑप्शन है हमारा, ऑप्शन नंबर 1। ठीक है। बड़ा सिंपल सा मेथड है, इसको स्टेप बाय स्टेप करते जाओ और आराम से आप जो है वो आंसर की तरफ बढ़ जाते हो। अगला क्वेश्चन, इफ स्पीड, एक्सीलरेशन एंड फोर्स आर कंसिडर्ड एज फंडामेंटल यूनिट्स, द डायमेंशन ऑफ यंग्स मॉडुलस विल बी। हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर यंग्स मॉडुलस की डायमेंशन निकालना सीखा था। ये जो है वो हुक्स लॉ से आता है, जब हम प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर को स्टडी करते हैं इलास्टिसिटी वाले चैप्टर में, तो उसमें आगे जाके हम पढ़ेंगे हुक्स लॉ के अकॉर्डिंग स्ट्रेस जो होती है वो प्रोपोर्शनल होती है स्ट्रेन के, और जब प्रोपोर्शनल का साइन हटाया जाता है तो हमारे पास में कांस्टेंट आता है, उसको बोला जाता है यंग्स मॉडुलस। तो स्ट्रेस होती है वो होती है फोर्स बाय एरिया इक्वल्स टू यंग्स मॉडुलस, और स्ट्रेन जो होती है वो होती है डेल्टा एल बाई एल। ठीक है। स्ट्रेन जो है वो पहले भी हमने बात की थी, ये डायमेंशनलेस होती है। तो जो यंग्स मॉडुलस है उसकी डायमेंशन आती है मेरे पास में m की पावर 1, l की पावर -1, t की पावर -2। ठीक है। हमें जो है वो यंग्स मॉडुलस का रिलेशन फाइंड आउट करना है स्पीड, एक्सीलरेशन, कैपिटल ए से डिनोट किया एक्सीलरेशन को, और फोर्स। हमें यंग्स मॉडुलस का रिलेशन चाहिए इन तीन फिजिकल क्वांटिटी के साथ। हम अपने स्टेप को फॉलो करेंगे।
स्टेप बाय स्टेप। तो इस मेथड में पहली स्टेप क्या है, हम इनका रिलेशन लिखते हैं, प्रोपोर्शनल टू p की पावर a की पावर b, f की पावर c। सेकेंड स्टेप क्या है, प्रोपोर्शनल का साइन हटाते हैं, बड़ा सिंपल सा मेथड है ये। ठीक है, अब थर्ड स्टेप में हम क्या करते हैं, इनकी डायमेंशन को लिख देते हैं। यंग्स मॉडुलस की डायमेंशन क्या है, m की पावर 1, l की पावर -1, t की पावर -2। कांस्टेंट हमारे पास क्या है, डायमेंशनलेस है। वेलोसिटी की डायमेंशन होती है m की पावर 0, l की पावर 1, t की पावर -1 होल पावर a। एक्सेलरेशन की डायमेंशन होती है m की पावर 0, l की पावर 1, t की पावर -2 होल पावर जो है वो है b। और फोर्स की डायमेंशन होती है m की पावर 1, l की पावर 1, t की पावर -2 और होल पावर है इसकी c। ठीक है, m की पावर 1, l की पावर -1, t की पावर -2 और जिनका बेस सेम है उनकी पावर का क्या कर देते हैं, एडिशन कर देते हैं। यहाँ m की पावर 0 है, यहाँ m की पावर 0 है, यहाँ m की पावर 1, तो ये आ जाएगी m की पावर c। ठीक है, यहाँ l की पावर a है, यहाँ l की पावर b और यहाँ l की पावर c, तो यहाँ आ गई l की पावर a प्लस b प्लस c। यहाँ पर t की पावर -a, यहाँ से t की पावर -2b और यहाँ से t की पावर -2c। ये लीजिए, थर्ड स्टेप कंप्लीट। फोर्थ स्टेप में हम क्या करते हैं, पावर का कंपेयर कर देते हैं LHS और RHS साइड में। और जब हम पावर का कंपेयर करने जाते हैं तो हमारे पास में C इक्वल्स टू आता है 1, क्योंकि यहाँ पर मास की पावर 1 है और यहाँ पर मास की पावर C है। ठीक है, सेकेंड A प्लस B प्लस C इक्वल्स टू आ गया मेरे पास में -1। ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है और ये क्वेश्चन नंबर सेकेंड। थर्ड के अंदर -a -2b -2c इक्वल्स टू आ गया -2। माइनस को कॉमन लेते हैं तो ये बन जाएगा a प्लस 2b प्लस 2c इक्वल्स टू 2। इक्वेशन नंबर थर्ड, मेरे पास c की वैल्यू है 1, तो अगर मैं c की वैल्यू 1 सेकेंड इक्वेशन में रखूंगा तो मेरे पास में a प्लस b इक्वल्स टू आ गया -2। ठीक है, और थर्ड इक्वेशन के अंदर मैं c की वैल्यू रखता हूँ 1, तो a प्लस 2b प्लस 2 इक्वल्स टू मेरे पास में आ गया 2, 2 से 2 कैंसिल, तो a प्लस 2b इक्वल्स टू थर्ड इक्वेशन से 0 आ गया मेरे पास। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ a प्लस b इक्वल्स टू 0। a प्लस b की वैल्यू कितनी है, -2, तो ये हो गई मेरे पास -2 प्लस b इक्वल्स टू 0, तो b इक्वल्स टू आ गया मेरे पास में 2। और अगर b की वैल्यू 2 आती है तो a इक्वल्स टू आ गया मेरे पास में -4। ठीक है, हमारे पास a b और c तीनों की वैल्यू आ गई। c की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू 2 है और a की जो वैल्यू है वो है -4। ठीक है, हमारे पास में तीन ही अननोन पावर थी और तीनों की वैल्यू हमारे पास आ गई है। अब हम इस वैल्यू को इस रिलेशन में रख देते हैं, तो हमारे पास में गामा की जो डायमेंशन है वो क्या आ जाती है, v की पावर a थी, a की वैल्यू जो आई है वो आई है मेरे पास में -4। a की पावर b थी जो आई है मेरे पास में 2, और f की पावर c थी जो आई है मेरे पास में 1। कौन सा ऑप्शन है ऐसा, ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट। ओके, हम स्टेप बाय स्टेप चलते हैं और हमारे पास में कुछ लीनियर इक्वेशन आती है जिनको हम क्या कर लेते हैं, सॉल्व कर देते हैं। बस इतना ही काम है इसके अंदर। नेक्स्ट वन, कैन मोमेंटम मास वेलोसिटी फॉर्म ए फंडामेंटल सेट। हमसे ये पूछा है क्या मोमेंटम मास और वेलोसिटी का जो सेट है वो एक फंडामेंटल सेट है
या नहीं है। फंडामेंटल से आप क्या समझते हो? हमने जो बेस क्वांटिटी पढ़ी थी उनको हमने फंडामेंटल क्वांटिटी भी बोला था, और उनके बारे में हमने एक रूल पढ़ा था कि फंडामेंटल क्वांटिटी को जो है वो किसी अदर क्वांटिटी के टर्म में हम एक्सप्रेस नहीं कर सकते। हम फंडामेंटल क्वांटिटी को सिर्फ सिंपली उनको यूज कर सकते हैं, उनको कभी भी एक दूसरे की टर्म में क्या नहीं कर सकते, एक्सप्रेस। जिस तरह से फंडामेंटल क्वांटिटी के बारे में पढ़ा था उसी तरह से कैन मोमेंटम मास वेलोसिटी फॉर्म ए फंडामेंटल सेट। तो सीधी सी बात यही है कि ये सेट में जो तीन क्वांटिटी दी गई है, अगर ये तीनों क्वांटिटी एक दूसरे की टर्म में एक्सप्रेस नहीं की जा सकती तो ये फंडामेंटल सेट होगा, वरना तो ये फंडामेंटल सेट नहीं होगा। हम ये चीज का पता करते हैं कि ये तीनों जो फिजिकल क्वांटिटी है इनका आपस में कोई रिलेशन होता भी है या नहीं होता। ठीक है, हम हर किसी फिजिकल क्वांटिटी को उठा करके उसका रिलेशन फाइंड आउट नहीं कर सकते। जैसे कि यहाँ दिया गया है मोमेंटम मास वेलोसिटी, हमें मोमेंटम दिया गया है, मास दिया गया है और वेलोसिटी दी गई है। ठीक है, मैं एक काम करता हूँ, मास का मोमेंटम और वेलोसिटी के साथ रिलेशन फाइंड आउट करने की कोशिश करता हूँ। हमें रिलेशन फाइंड आउट करने के लिए हमारा पीछे का प्रवेश जो क्वेश्चन किए थे उसी के हिसाब से फंडा पता है। ठीक है, प्रोपोर्शनल का साइन हटाते हैं। ओके, अब हम क्या करते हैं, इनकी डायमेंशंस को लिख देते हैं। m की पावर 1, l की पावर 0, t की पावर 0। मोमेंटम की जो डायमेंशन है वो होती है m की पावर 1, l की पावर 1, t की पावर -1 पावर a। वेलोसिटी की डायमेंशन होती है m की पावर 0, l की पावर 1, t की पावर -1 पावर b। m की पावर 1, l की पावर 0, t की पावर 0 इक्वल्स टू, यहाँ पर क्या आएगा मेरे पास में, m की पावर a, l की पावर a प्लस b और t की पावर -a माइनस b। दोनों साइड क्या करते हैं, पावर को कंपेयर कर देते हैं। जब हम पावर को कंपेयर करने के लिए जाते हैं तो इस साइड RHS साइड जो है वो मास की पावर a है और LHS साइड जो है वो मास की पावर 1 है। तो a इक्वल्स टू मेरे पास में आ गया 1, इक्वेशन नंबर 5। सेकेंड, LHS साइड जो है वो लेंथ की पावर 0 है और RHS साइड जो है वो लेंथ की पावर a प्लस b है। तो a प्लस बी इक्वल्स टू आ गया मेरे पास में 0, इक्वेशन नंबर सेकेंड। सेकेंड इक्वेशन से b की वैल्यू आई मेरे पास में 1, सॉरी -1। ठीक है, टाइम की पावर को कंपेयर करते हैं। RHS साइड हमारे पास टाइम की पावर जो है वो है -a माइनस बी। LHS साइड हमारे पास में क्या है, 0। तो a प्लस बी इक्वल्स टू आ गया मेरे पास में 0। ये इक्वेशन नंबर थर्ड टाइम से ये सेकंड और थर्ड दोनों इक्वल है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यहाँ से b की वैल्यू भी मेरे पास में आ गई -1, यानी कि मास इक्वल्स टू k p की पावर 1 v की पावर -1, यानी कि मास इक्वल्स टू मैं लिख सकता हूँ k p y v। और हम लोग जानते हैं कि मोमेंटम जो होता है वो होता है मास इनटू वेलोसिटी, यानी कि इन तीनों क्वांटिटी को हम एक दूसरे की टर्म में क्या कर सकते हैं, एक्सप्रेस कर सकते हैं। और हमने पहले ही इस बारे में बात की थी, जैसे फंडामेंटल क्वांटिटी की तरह जो रूल फॉलो होता है वो भी फंडामेंटल सेट के लिए फॉलो होगा, कि हम फंडामेंटल क्वांटिटी को कभी भी एक दूसरे की टर्म में क्या नहीं कर सकते, लिख नहीं सकते, एक्सप्रेस नहीं कर सकते। इसी तरह से फंडामेंटल सेट के अंदर भी ये रूल फॉलो होगा कि हम उसको एक दूसरे की टर्म में नहीं लिख सकते। अगर लिख सकते हैं तो इसका मतलब ये है कि वो फंडामेंटल सेट नहीं है। तो इसका आंसर जो आएगा वो हमारे पास में आएगा नो। ठीक, या मोमेंटम की जगह अगर फोर्स दे दिया होता तो क्या होता, अगर हमें मोमेंटम की जगह फोर्स दे दिया होता तो क्या ये फंडामेंटल सेट हो जाता, चेक करते हैं।
इस सेट के लिए तो हमारे पास में आंसर आया है नो, कि ये एक फंडामेंटल सेट नहीं है। इन तीनों क्वांटिटी को एक दूसरे की टर्म में हम लिख सकते हैं। अगर मोमेंटम की जगह हमें फोर्स दे दिया होता तो क्या ये फंडामेंटल सेट होता? तो अब मास का जो है हम रिलेशन फोर्स और वेलोसिटी के साथ फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, हम अपनी स्टेप को फॉलो करते हैं। डायमेंशन लिख देते हैं, m की पावर 1, l की पावर 0, t की पावर 0। मास की डायमेंशन आ गई, कांस्टेंट डायमेंशन लेस है। ठीक है, फोर्स की जो डायमेंशन है वो होती है m की पावर 1, l की पावर 1, t की पावर -2 और इसकी होल पावर जो है वो है a। वेलोसिटी की जो डायमेंशन होती है वो होती है m की पावर 0, l की पावर 1, t की पावर -1 और इसकी होल पावर b। ठीक है, तो यहाँ पर m की पावर 1 है, यहाँ 0 है, तो ये आ गई m की पावर a। यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 1 है, तो l की पावर आ गई a प्लस बी। t की पावर आ गई -2a माइनस बी। ठीक है, यहाँ पर m की पावर 1, l की पावर 0, t की पावर 0। LHS और RHS की पावर को हम क्या करते हैं, कंपेयर कर देते हैं। इस साइड मास की पावर a है, इस साइड 1 है, तो a इक्वल्स टू 1 आ गया। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। लेंथ के अंदर RHS साइड जो है वो लेंथ की पावर है a प्लस बी। LHS साइड जो है वो लेंथ की पावर है 0 इक्वल्स टू 0। इक्वेशन नंबर सेकंड। अगर इक्वेशन फर्स्ट से सेकंड के अंदर मैं a की वैल्यू रखूं तो मेरे पास में b इक्वल्स टू आ जाएगा -1। ठीक है, अब हम टाइम की पावर को कंपेयर करते हैं। LHS साइड जो है वो टाइम की पावर है -2a माइनस बी और RHS साइड जो सॉरी LHS साइड है 0। ठीक है, ये आ गई मेरे पास में इक्वेशन नंबर थर्ड। अगर मैं इक्वेशन फर्स्ट से a की वैल्यू यहाँ रखूं तो मेरे पास में जो b की वैल्यू है वो आएगी -2। ठीक है, एक तो मेरे पास में b की वैल्यू -1 आ रही है और दूसरी मेरे पास में b की वैल्यू जो है वो -2 आ रही है। क्या ये चीजें लीनियर इक्वेशन के अंदर पॉसिबल होती है कि? बिल्कुल नहीं होती। जब हम 6th-7th क्लास में पॉलिनोमियल्स के बारे में स्टडी करना स्टार्ट करते हैं, उसके बाद में हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को स्टडी करते हैं, तो वहाँ हमें बताया जाता है पॉलिनोमियल्स के अंदर में कि जो लीनियर पॉलिनोमियल होता है उससे इक्वल्स टू 0 कर देते हैं। लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है? f ऑफ x इक्वल्स टू ax प्लस बी। ये क्या होता है? एक लीनियर पॉलिनोमियल की इक्वेशन होती है जिसके अंदर ये वेरिएबल जो x होता है, a और b दोनों आर्बिट्ररी कांस्टेंट होते हैं। ठीक है, x जो होता है वो क्या होता है? वेरिएबल होता है। और हम कितने डिग्री का पॉलिनोमियल है ये सिर्फ वेरिएबल के हाईएस्ट पावर से ही पता करते हैं। यहाँ जो वेरिएबल की हाईएस्ट पावर है वो कितनी है? 1 है। b के साथ अगर x की पावर 0 लगा दूं तो ठीक है, किसी भी क्वांटिटी की पावर 0 करने का मतलब होता है 1। ये हमने पहले भी डिस्कस किया था। तो अगर इसके आगे मैं 0 लिख दूं तो ये क्या बन जाती है? लीनियर इक्वेशन बन जाती है। ठीक है, ये सारी इक्वेशंस कौन सी थी? लीनियर इक्वेशन थी। ठीक है, लीनियर इक्वेशन का जो है वो वेरिएबल का सिर्फ एक ही सॉल्यूशन आता है। अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो वेरिएबल के 2 रूट आएंगे, यानी कि 2 सॉल्यूशन आएंगे। अगर थर्ड डिग्री है तो 3 सॉल्यूशन आएंगे और 4 डिग्री है तो 4 सॉल्यूशन आएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जो लीनियर इक्वेशन है वहां पर मुझे 2 सॉल्यूशन मिल रहे हैं। ये कैसे हो सकता है? जबकि लीनियर पॉलिनोमियल से हम ये सीखते हैं, लीनियर इक्वेशन से, कि हमें जो लीनियर इक्वेशन दी जाती है उसमें वेरिएबल की वैल्यू हमेशा एक ही आती है, 2 वैल्यू एक साथ नहीं आ सकती। ये सिर्फ क्वाड्रेटिक में पॉसिबल होता है कि उसकी 2 वैल्यू आना। तो इसीलिए इनको कभी भी आपस में रिलेट नहीं किया जा सकता। अगर मोमेंटम की जगह मेरे पास फोर्स दिया होता तो ये डेफिनेटली क्या होता? एक फंडामेंटल सेट होता, क्योंकि इन फोर्स, मास और वेलोसिटी को कभी भी एक दूसरे की टर्म में नहीं लिखा जा सकता। ठीक है, हर चीज में कोई ना कोई कमी होती है।
और उन कमियों को सुधारने के लिए हम क्या करते हैं, आगे की ओर बढ़ते हैं, उन कमियों को देखते हैं और उस पर क्या करते हैं, काम करना स्टार्ट करते हैं धीरे धीरे। और जब वो काम करते हैं तो हमें पता चलता है कि हम इन कमियों को सुधार लिए। इसी तरह से हमारे जैसे स्टडी के अंदर हमें पता चलता है कि यार हमारे पास इस चैप्टर में ये वीकनेस है, हम देखते हैं कि यहाँ यहाँ हमारे टॉपिक वीक है, तो हम क्या करते हैं, उसको दोबारा स्टडी करते हैं। फिर भी नहीं समझ में आए तो किसी एक्सपर्ट से उनको क्या करते हैं, पूछते हैं, डिस्कस करते हैं कि मेरे को ये टॉपिक क्यों समझ में नहीं आ रहे। ये होता है कमी सुधारना। हर चीज में कमी होती है, तो इस चैप्टर में भी कुछ कमियां थी जिनके बारे में हम बात करते हैं, जिनको बोला जाता है लिमिटेशंस। इसमें क्या क्या लिमिटेशंस थी? पहली तो ये, द रिलेशन ड्राइव्ड फ्रॉम दिस मेथड गिव्स नो इंफॉर्मेशन अबाउट द डायमेंशनलेस कांस्टेंट। हम जो रिलेशन फाइंड आउट कर रहे थे, जिसके बारे में हमने बात की थी कि अगर हमें 3 फिजिकल क्वांटिटी दी गई हो और ए का जो है बी और सी के साथ अगर रिलेशन फाइंड आउट करना हो, तो हम अपने जो स्टेप फॉलो कर रहे थे उसके अंदर जो कांस्टेंट ले रहे थे, उस कांस्टेंट को क्या ले रहे थे, हम डायमेंशनलेस कांस्टेंट ले रहे थे। ठीक है, ये क्या था, डायमेंशनलेस कांस्टेंट कांस्टेंट आ रहा था हमारे पास। हमें जो है वो इस कांस्टेंट की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए इसमें कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं दी गई है, कोई भी ऐसा मेथड नहीं दिया गया है जिससे हम कांस्टेंट की वैल्यू फाइंड आउट कर ले। हमने जो पहला क्वेश्चन डिस्कस किया था जिसमें टाइम, लेंथ और ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन के बारे में, सिंपल पेंडुलम के लिए, जो हमारे पास में आया था t इक्वल्स टू के रूट एल की पावर जी। ठीक है, जब इस रिलेशंस को, इसकी वैल्यू फाइंड आउट की गई कांस्टेंट की, तो वो आया हमारे पास में 2 पाई रूट एल बाई जी। ये होता है एक्चुअली में रिलेशंस। लेकिन इस चैप्टर में जो है वो हम इस कांस्टेंट की वैल्यू फाइंड नहीं कर सकते, इसके बारे में हमारे पास कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। पहली कमी तो ये। दूसरी लिमिटेशंस, द dimensional quantity to be derived must be multiplications type. We cannot derive relation if addition or subtraction are involved. ने ये कहा है कि हम सिर्फ रिलेशन, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के रिलेशन जो है वो मल्टीप्लीकेशन टाइप से ही फाइंड कर सकते हैं। हम अगर उनको ऐड या सब्ट्रैक्ट करने के लिए जाएंगे तो ये रिलेशन फाइंड नहीं कर सकते। कैसे? मोशंस की जो इक्वेशन है, वेलोसिटी इक्वल्स टू, फाइनल वेलोसिटी इक्वल्स टू इनिशियल वेलोसिटी प्लस एक्सीलरेशन इनटू टाइम। ठीक है, ये इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है। सपोज करो अगर मैं इस इक्वेशन को ऐसे लिख दूं, तो भी ये इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है। डायमेंशनली अगर इसको चेक किया जाए, हमने प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी से पढ़ा था कि हम जो है वो उन्हीं क्वांटिटी को ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं जिनकी डायमेंशंस क्या हो, सेम हो, यानी कि वो सेम फिजिकल क्वांटिटी हो। अनदर टाइप हम नहीं कर सकते। लेकिन इसके अंदर अगर हम चेक करें तो वेलोसिटी वेलोसिटी एक्सीलरेशन इनटू टाइम भी तो क्या होती है, वेलोसिटी होती है। तो ये डायमेंशनली करेक्ट है। लेकिन अगर इस फॉर्मूले को देखा जाए तो ये इनकरेक्ट है। अगर यहाँ प्लस की जगह मैं माइनस का साइन लगा दूं, माइनस हाफ ऑफ 80, तो क्या ये इक्वेशन तो रॉन्ग है, लेकिन डायमेंशनली करेक्ट है। यानी कि हम एडिशन या सब्ट्रैक्शन इसमें नहीं कर सकते, हम सिर्फ रिलेशन, प्रोडक्टिव टाइप रिलेशन ही इसमें क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। एंड थर्ड, this method is not applicable when unknown variable are more than equation present. ये कह रहा है कि जो अननोन वेरिएबल है वो इक्वेशन, जो इक्वेशंस के अंदर जितनी हमें इक्वेशन फाइंड होती है उस इक्वेशन से अगर ज्यादा हो जाए तो हमें कोई भी रिलेशन फाइंड नहीं होगा। कैसे? अगर मेरे पास में ऐसे आ जाए कि a प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू 1 आ गया, a प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू 2 आ गया, एंड a प्लस बी प्लस सी प्लस डी इक्वल्स टू कुछ आ गया, या फिर a प्लस बी प्लस सी, मेरे पास में जो है वो 3 इक्वेशन आई और 4 वेरिएबल आ गए। थर्ड लिमिटेशन,
दिस मेथड इज नॉट अप्लीकेबल व्हेन अननोन वेरिएबल्स आर मोर देन इक्वेशन प्रेजेंट। ये क्या कहती है कि अगर हमारे पास जो वेरिएबल है वो अगर जितनी इक्वेशन है उस इक्वेशन से ज्यादा हो जाए तो हम उन वेरिएबल्स को फाइंड नहीं कर सकते। ठीक है, कैसे? अगर हमें कोई रिलेशन दिया गया हो, जैसे कि हमें क्वांटिटी दे दी जाए फोर्स, मास, वेलोसिटी, टाइम एंड एक्सीलरेशन, और हमें कह दे कि फोर्स का जो है वो इन क्वांटिटी के साथ रिलेशन फाइंड करो, तो इसके अंदर कितनी क्वांटिटी है? टोटल 5 फिजिकल क्वांटिटी है। अगर हम अपना रिलेशन फाइंड आउट करने के लिए जाएंगे तो मास की पावर ए, वेलोसिटी की पावर बी, टाइम की पावर सी एंड एक्सीलरेशन की पावर डी। ठीक है, जब इसको लिखते हैं तो फोर्स की डायमेंशन होती है m की पावर 1, l की पावर 1, t की पावर -2 इक्वल्स टू m की मास की डायमेंशन क्या? m की पावर 1, l की पावर 0, t की पावर 0 होल पावर a। वेलोसिटी की डायमेंशन क्या? m की पावर 0, l की पावर 1, t की पावर -1 होल पावर b। टाइम की डायमेंशन क्या? m की पावर 0, l की पावर 0, t की पावर 1 होल पावर c। एक्सीलरेशन की m की पावर 0, l की पावर 1, t की पावर -2 होल पावर d। और जब हम इनकी पावर को कंपेयर करने के लिए जाते हैं तो यहाँ से m की पावर a, यहाँ से m की पावर b, लेंथ के लिए यहाँ से l की पावर b एंड यहाँ से l की पावर d। टाइम की यहाँ से t की पावर -b प्लस c एंड -2d। m की पावर 1, l की पावर 1, t की पावर -2। तो हमारे पास कितनी इक्वेशन आ गई? a प्लस b इक्वल्स टू 1, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। b प्लस d equals to 1, equations number second, and minus b plus c equals to minus b plus c minus 2d equals to -2। थर्ड इक्वेशन। हमारे पास 3 इक्वेशंस है और कितने वेरिएबल है? 4 वेरिएबल है। हम कभी भी लीनियर इक्वेशंस के अंदर ऐसा नहीं कर सकते कि हमारे पास वेरिएबल ज़्यादा हो और इक्वेशन कम हो तो हम उसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं निकाल सकते। हाँ, ये हो सकता है वेरिएबल कम हो और इक्वेशन ज़्यादा हो तो हम सॉल्यूशन निकाल सकते हैं, लेकिन अगर हमारे पास में वेरिएबल ज़्यादा हो और इक्वेशन कम हो तो हम कभी भी उसका सॉल्यूशन नहीं निकाल सकते। तो यही कहा है, दिस मेथड इज नॉट एप्लीकेबल व्हेन अननोन वेरिएबल आर मोर देन इक्वेशन प्रेजेंट। ये इसका अब हम कोई भी रिलेशन फाइंड आउट नहीं कर सकते। अगर कर सकते हो तो इसको करके देखना। ओके।